हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होते हैं और इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम उसी कंसेप्ट को और एक्सटेंड करेंगे और समझेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी अलग अलग क्या क्या रेंजेस होती हैं। दूसरा हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर किसी वेरिएबल में जो कि पर्टिकुलर डेटा टाइप का है उसके अंदर अगर रेंज से ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं तो सी लैंग्वेज में क्या ये कंसेप्ट वैलिड है या हमारा कंपाइलर हमें कुछ एरर देगा। तो इन सभी कंसेप्ट को समझने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक बार रिवाइज करते हैं जो हम पिछली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप क्या थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं। हमने पढ़ा था प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। ये हमारे पास अलग अलग तरह के डेटा टाइप हैं। प्रिमिटिव में हमारे पास इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये जो हम जनरली ज़्यादातर डेटा टाइप यूज करते हैं वो आते हैं। ऐसे ही हमारे पास डिराइव और यूजर डिफाइंड है। अब अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करते हैं? तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंट, फ्लोट या हम कैर, डबल किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि इंट ए से क्या होगा, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर होगा। मतलब जैसे ही आप इंट ए लिखेंगे तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, यानी उसमें मेमोरी में जगह मिल जाएगी उसको। और इंट जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारा 4 बाइट का होता है। ऐसे हमने और भी डेटा टाइप पढ़े थे, इंट, फ्लोर, कैर, डबल, सभी के साइजेस पढ़े थे कि कितने कितने बाइट्स के होते हैं। तो ए जैसे हमने कहा कि ये इंटीजर वेरिएबल है, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया और वो वेरिएबल चला गया मेमोरी में स्टोर होने, यानी रैम के अंदर। और उसको कितनी बाइट्स की जगह मिल गई, 4 बाइट्स की। अभी मैंने उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली है, तो जब इंट ए लिखते हैं तो इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज मतलब जो आपको भी नहीं पता है कि क्या वैल्यू होगी। मतलब कंपाइलर आपका कुछ भी रैंडम वैल्यू इस ए के अंदर डाल देता है। ऐसे ही आप फ्लोट भी लिखेंगे तो फिर से एक बी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब मेमोरी में उसको जगह मिल जाएगी। और कितनी, जितना फ्लोट की जगह लेने की हमने यहाँ पर बात की है, 4 बाइट्स की। सेम एज आप फ्लोट, सैलरी, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो वेरिएबल के नाम क्या दे सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने कहा था ए 4 बाइट्स का है, तो अगर मैंने बोला कि मेमोरी में एक लोकेशन 4 बाइट्स की है, दैट मीन्स ये जो ए आपको दिख रहा है ये कहीं जा करके, लेट्स से इस लोकेशन पे 104 लोकेशन पे जा करके बैठ जाएगा। और इस पूरी लोकेशन को जो कि 4 बाइट्स की है, इसके अंदर स्पेस रिजर्व हो गया। ये स्पेस रिजर्व हो गया किसके लिए, ए के लिए, कि यहाँ पर ए में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। सेम एज आप बी को भी 4 बाइट्स दे सकते हैं किसी और लोकेशन पे। तो जो आपने ये बोला है कि ए कौन सी लोकेशन पे बैठा है, कौन से एड्रेस पे बैठा है, 104, तो हम कह सकते हैं ए जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस है 104 और उसने कितनी जगह ली है, 4 बाइट्स। और अभी उसके अंदर क्या है, गार्बेज वैल्यू। अगर मैं उसके अंदर कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेरिएबल का नाम और इक्वल टू कुछ भी वैल्यू, लेट्स से 50। तो इससे क्या हो जाएगा, ए के अंदर 50 चला जाएगा, तो यहाँ पर 50 चला जाएगा और ये 4 बाइट्स में एक्सपेंड होकर के यहाँ पर बैठ जाएगा। क्लियर। हमने ये भी पढ़ा था कि एक वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी डेटा टाइप हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास उनको प्रिंट कराने के लिए अलग अलग तरह के स्पेसिफायर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो जैसे ए है, इंटीजर है, तो आप उसको परसेंटाइल डी से प्रिंट करेंगे। बी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो आप उसको परसेंटाइल एफ से कराएंगे, एंड सो ऑन। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंट, फ्लोर, कैर, डबल, इनकी अगर मुझको साइजेस किसी सी प्रोग्राम में प्रिंट कराने हैं और देखना है कि क्या इंट सच में मेरे मशीन में, मेरे कंपाइलर में 4 बाइट का है या कितने बाइट का है, तो उसको सी प्रोग्राम में मैं कैसे देखूंगा, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, इंट मेन के अंदर मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो अलग अलग डेटा टाइप के हैं, इंट, फ्लोर, कैर, डबल। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था या दावा किया था कि ए वेरिएबल 4 बाइट का होगा, फ्लोट बी 4 बाइट का होगा, सी ये 1 बाइट का होगा और डबल मेरी मशीन में जैसा हमने पढ़ा कि मैंने कहा 8 बाइट का होगा। तो अब हम इनको प्रोग्राम में देखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो होगा क्या, हम इनको प्रिंट करना चाहते हैं, तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी मेमोरी के अंदर जगह ले ली। अब मैं इनको प्रोग्राम में फैच करना चाहता हूँ इनका साइज, तो मैं लिखूंगा printf एंड देन आई विल से परसेंटाइल डी। मैं भी बताता हूँ कि मैंने परसेंटाइल डी क्यों लिखा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैंने ए लिख दिया तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, ए के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है, तो जब भी
इंट ए लिखता हूँ तो ए मेमोरी लोकेशन के अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो भी रैंडम वैल्यू कंपाइलर डालना चाहे, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, गार्बेज वैल्यू मतलब अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू ए के अंदर कुछ स्टोर होगी और वो प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि ए के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। तो यहाँ जैसा आपने देखा कि ए के अंदर ये दिखा रहा है कि मेरा 41944432 कुछ ऐसी वैल्यू है। ये कुछ रैंडम वैल्यू है जो आपको भी नहीं पता थी। अगर मैं यहाँ पर इंट ए इक्वल टू कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देता हूँ, लेट्स से 89, तो मेरे को 89 ही आंसर आएगा, कोई रैंडम वैल्यू नहीं आएगी। तो देखिए 89 आ रहा है। दैट मीन्स अगर कोई भी वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं, केवल इंट ए लिख देते हैं या फ्लोट बी लिख देते हैं, यानी वेरिएबल को केवल डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते, तो उस वेरिएबल के अंदर की कोई भी आपको रैंडम वैल्यू मिल जाती है। ना मुझे तो अब साइज प्रिंट कराना है, तो ए लिखने से तो मेरा साइज प्रिंट नहीं हो रहा है, मेरा उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो मुझे तो ए का साइज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑपरेटर यूज करता हूँ, साइज ऑफ। ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, मुझे किसी भी वेरिएबल का साइज बता देता है। कैसे बताता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए को मिटाता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा साइज ऑफ, इसके ब्रैकेट में मैं जिस भी वेरिएबल का नाम दूंगा, सपोज मैंने ए दिया, तो ये क्या करेगा, ए वेरिएबल को चेक करेगा और ए वेरिएबल का साइज कितना है वो आपको बता देगा। तो ये कहेगा ए का साइज है 4 बाइट। ए का साइज 4 बाइट क्यों है, क्योंकि ए के पास प्रॉपर्टी है इस डेटा टाइप से, इंट डेटा टाइप से आई हुई। इंट डेटा टाइप कहता है ए को कि तुम 4 बाइट के बन जाओ, 4 बाइट का स्पेस ले लो। तो साइज ऑफ वही ए का स्पेस, यानी कि जितना एरिया उसने लिया है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो कहता है साइज ऑफ ए का मतलब है ए का साइज बता दो, तो साइज ऑफ कहेगा 4 बाइट। तो ये आपको 4 बाइट नहीं देगा, केवल 4 देगा। अब क्योंकि ये जो 4 आपको यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन से मिला है, वो 4 एक इंटीजर वैल्यू है, करेक्ट। तो इंटीजर वैल्यू है तो हम इसको परसेंटाइल डी से प्रिंट कराएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी उसको आप परसेंटाइल डी से प्रिंट कराएंगे। तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये देखिए मुझे आंसर दे रहा है 4, दैट इज ये 4 बाइट। बाइट लिख के नहीं आएगा, ये आप कह सकते हैं, समझ जाएंगे कि ये 4 का मतलब 4 बाइट है। ऐसे ही मैं और डेटा टाइप के भी साइजेस प्रिंट करा सकता हूँ। देखिए साइज ऑफ बी, बी भी 4 बाइट का है, तो साइज ऑफ बी का पूरे का आंसर आएगा 4। तो आपको 4 को प्रिंट कराना है। अब 4 तो इंटीजर वैल्यू है, तो इसके लिए आपने कहा परसेंटाइल डी से प्रिंट कराओ। ऐसे ही साइज ऑफ सी, सी कैरेक्टर है लेकिन उसका जो साइज आएगा वो वैल्यू वो एक इंटीजर है, तो इसलिए आपने कहा वो आउटपुट जो है वो मुझको इंटीजर फॉर्म में प्रिंट कराना है, यानी इंटीजर आंसर को प्रिंट कराना है। तो इंटीजर आंसर को प्रिंट कराने के लिए आपको परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। एंड उसी तरह से आपको डबल का भी आंसर आपका आएगा 8 और 8 इंटीजर है, तो उसके लिए भी आपको परसेंटाइल डी से ही आपको प्रिंट कराना है। तो अब ये देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हमको कुछ गलती है, दोबारा चला के देखते हैं। गलती नहीं है। तो ये देखिए आंसर आ रहा है 4418। तो ये आंसर तो ठीक है, पहले का 4, सेकंड 4, फिर 1, फिर 8, लेकिन ये सब एक साथ चिपक के आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था /n से हम न्यू लाइन में ले आएंगे। तो अब देखिए मैंने सबके आगे /n लगा दिया, लास्ट वाले के आगे लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है। तो देखिए अब 4418 ये मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। इन 4 फ्लोट 4 कैर 1 और डबल मेरा 8 बाइट का। अब इसमें मुझको क्या करना है, ये जो 4418 आ रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आपके फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंसर है क्या। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आपका आंसर है साइज ऑफ ए, वो चाहता है आपका आंसर आए साइज ऑफ ए इक्वल टू 4, साइज ऑफ बी इक्वल टू 4, ऐसे ही करके सबका आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिंट जब आंसर करा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। क्या ऐड करनी पड़ेंगी, देखिए जब आप ये लिख रहे हैं साइज ऑफ ए, तो ए जितना बड़ा है वो है 4 बाइट्स का, तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन से आंसर मिलता है 4, वो आप 4 यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें आंसर आ रहा है 4। लेकिन अब आप आंसर चाहते हैं कि आपको ऐसा आउटपुट आए कि साइज ऑफ ए, ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट होकर के आए, फिर आए आपका आंसर 4, साइज ऑफ बी एंड सो ऑन। तो आपके सामने ये जो मैसेज आ रहा है ये कैसे आएगा,
तो आप printf में क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। आप क्या करेंगे, तो जैसे इससे आपका आंसर आ रहा है 4 और आप इससे पहले कुछ मैसेज चाहते हैं। मैसेज क्या चाहते हैं, कुछ कांस्टेंट मैसेज, मतलब साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी। तो आप इसके आगे कुछ एडअप करेंगे। क्या एडअप करेंगे, तो आप लिख देंगे %d से पहले, जैसे आपको चाहिए साइज ऑफ ए इक्वल टू, तो यहाँ तक का पूरा मैसेज आप ऐसे ही लिख देंगे, साइज ऑफ ए इक्वल टू %d। तो यहाँ आंसर आएगा 4, जो कि यहाँ से निकल के आया, और इससे पहले जो भी चीज़ आपने लिखी वो एज सच प्रिंट हो जाएगी। उसी तरह से आप बी, सी, डी सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है साइज ऑफ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 1 एंड साइज ऑफ डी इक्वल टू 8। तो अब मेरे पास कुछ रीडेबल आंसर आ रहा है, तो ये आंसर मुझको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे अगर हम कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं अपने आउटपुट में कि हमारा आंसर कुछ रीडेबल फॉर्म में आए, तो ऐसे हम प्रिंटफ में कर सकते हैं। आपके सामने एक प्रोग्राम है और आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए, और मैंने उसकी 3 बार वैल्यू प्रिंट कराई है। आपको बताना है तीनों लाइनों से क्या आउटपुट आएगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारा इसका आंसर आया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20 एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 30। अब ये मैं थोड़ा सा अलग अलग लाइन में दे देता हूँ ताकि अलग अलग आंसर आए आपका। मेरा आंसर आ रहा है ए की वैल्यू 10 है, फिर ए की वैल्यू 20 है, फिर ए की वैल्यू 30 है। तो अब ये आंसर क्यों आ रहा है, तो जब मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिखा है तो मेरा ए वेरिएबल उसके अंदर 10 चला गया। नाउ प्रिंट है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, जो भी ए के अंदर वैल्यू है वो है मेरी 10, तो मुझे इसका आंसर मिला 10। नाउ ए इक्वल टू 20, इससे क्या हुआ है, मेरा ये जो 10 है ये ओवरराइट हो जाता है इस 20 से। दैट मीन्स अब ए के अंदर 20 रहेगा, 10 नहीं रहेगा। क्लियर? तो इसलिए मेरा वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर 20 आ रहा है। नाउ ए इक्वल टू 30, इसका मतलब अब ए के अंदर 30 चला जाए तो ये 30 क्या करेगा, इस 20 को जो पिछली बार हमने इंसर्ट किया था उसको ओवरराइट कर देगा और ए के अंदर अब चला जाएगा 30। तो इस कारण से ए के अंदर 30 है, इसलिए अब मेरा करंट वैल्यू ऑफ ए जो आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू बार बार डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तीनों वैल्यू या दोनों वैल्यू या जितनी वैल्यू आप डालते जाएंगे वो सभी उसके अंदर स्टोर रहेंगी, ऐसा नहीं है। जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। हमने इंट फ्लोट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कैर डेटा टाइप के बारे में। कैर का मतलब कैरेक्टर। जैसे आपने अपना कीबोर्ड देखा है उसमें कई सारी कीज होती हैं, अल्फाबेटिक कीज होती हैं, ए से लेकर जेड तक आपके पास लेटर्स होते हैं जिनको आप स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करा सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऐसे आपके पास कई सारी कीज होती हैं, टैब, डिलीट, इंसर्ट, कुछ नंबर्स भी हैं आपके पास, F1, F2, ऐसे कई सारी कीज हैं। तो अब कंप्यूटर को तो नंबर्स समझ में आते हैं, कंप्यूटर को तो कुछ सिंबल समझ में नहीं आते हैं, वो तो 1-0 की भाषा समझता है। तो जो हम कीज प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे वो नंबर्स समझ में आते हैं, वो कीज नंबर्स में कैसे बदलती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कई सारे फॉर्मेट हैं कि हम जो ये कीबोर्ड पे हमारे पास कैरेक्टर दिख रहे हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करें एक नंबर फॉर्म में, न्यूमेरल फॉर्म में। तो जो सबसे फेमस हमारे पास फॉर्मेट है वो है एस्काई फॉर्मेट, जो कि हमारे कैरेक्टर्स को एक नंबर्स देता है, उनको नंबर्स बताता है कि हर कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या नंबर दिया जाएगा। तो एस्काई फॉर्मेट जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स कोड्स हैं हर एक कीज के लिए आपको जो दिए गए हैं। तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है एस्काई टेबल, इस टेबल में क्या दिखाया है कि आपके पास कई सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो पूरे आपको दिख रहे हैं ये सब कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही ये भी कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हर एक कैरेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जो नंबर आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू मतलब एक इंटीजर वैल्यू जो कि आपको दी गई है इन कैरेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जैसे इसमें आप देखें कि आपके पास 0 से लेकर 9 तक के भी कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर भी होते हैं। ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स भी हैं, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे आप हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं, एस्काई वैल्यूज़ हैं, ये सब अलग अलग हैं, यानी कि हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू है, यूनिक एस्काई वैल्यू है। ये टोटल जो आपके पास कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये सभी कैरेक्टर्स ये टोटल मिला करके हैं आपके पास 256 कैरेक्टर। और सी का कंपाइलर इसी एस्काई फॉर्मेट को यूज़ करता है फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप ऑल्सो। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपको ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आपको नंबर्स दिख रहे हैं, डिजिट्स दिख रही हैं, ये डिजिट्स एक्चुअल में यहाँ पर कैरेक्टर हैं।
जैसे मतलब कीबोर्ड पर आपको ABCD दिख रहा है, ये सब आपके पास कैरेक्टर्स हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं। ऐसे ही 0 1 2 जो कीबोर्ड पे दिख रहे हैं तो वो भी एक तरह से कैरेक्टर ही हैं, लेकिन जैसे ही वो कंप्यूटर के पास जाते हैं तो वो एक नंबर में बदल जाते हैं, जैसे एक नॉर्मल कैरेक्टर बदलता है। तो 0 बन जाता है 48, 1 बन जाता है 49 एंड सो ऑन टिल 9। अब हम समझते हैं कि कैर डेटा टाइप के वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसके अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं। तो कोई भी सी प्रोग्राम में अगर आप कोई कैर वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जैसे हम इंट को करते थे इंट ए, उसी तरह से अगर हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम करेंगे कैर एंड देन कोई भी वेरिएबल का नाम। तो जैसे आपने कोई वेरिएबल का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल नेम, आप ABCD भी दे सकते हैं, कुछ भी जो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो कैर नेम से क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल बन जाएगा नेम नाम का जो कि 1 बाइट का होगा। तो कैर डेटा टाइप हमारा 1 बाइट का होता है, तो 1 बाइट का बन जाएगा। और अभी इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी, मतलब वो हमें भी नहीं पता है, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। नाउ मेमोरी में ये कैसे दिखेगा, अगर हम ये मानते हैं ये पूरा जो हमारा एक लोकेशन होगा वो हमारा 1 बाइट का है, तो कोई भी मेमोरी लोकेशन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल 102 लोकेशन है, तो इस लोकेशन पर आपको जगह मिल जाएगी किसके लिए, नेम वेरिएबल के लिए। और क्योंकि नेम 1 बाइट का है तो ये पूरी जगह इसके लिए रिजर्व हो जाएगी। अभी इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है। अब इसके अंदर अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं लिखूंगा नेम इक्वल टू कुछ भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ। क्योंकि मैं कैर वेरिएबल को वैल्यू दे रहा हूँ तो मैं इसके अंदर कुछ कैरेक्टर डालना चाहता हूँ। सी प्रोग्राम में हम कैरेक्टर को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ए डालना है इस नेम के अंदर तो आपको सिंगल कोट्स में देना होता है। ऐसे ही अगर आपको कोई कैपिटल जेड देना है तो कैपिटल जेड सिंगल कोट्स में, आपको इसके अंदर कोई 0 डालना है तो सिंगल कोट्स में। यानी कि कोई भी कैरेक्टर अगर आपको कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर डालना है तो उस कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिंगल कोट्स का यूज करना है। तो अगर मैं इसके अंदर स्मॉल बी डालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा स्मॉल बी एंड देन सिंगल कोट्स एंड देन सेमीकोलन। तो इस तरह से मैं किसी कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ और फिर उस कैरेक्टर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, उसके अंदर वैल्यू डाल सकता हूँ। तो नेम बी लिखते ही इसके अंदर बी चला जाएगा, मतलब जो इसके अंदर गार्बेज था वो मिट जाएगा। मेमोरी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी बैठ जाएगा और गार्बेज मिट जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम में कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसको इनिशियलाइज करूंगा और उसको प्रिंट करूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं, कैर और कोई भी वेरिएबल का नाम। तो जैसे मैंने नेम लिया था नेम, तो इससे मेरा क्या हो गया, कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू देंगे तो हम लिखेंगे नेम और कुछ भी वैल्यू सिंगल कोट्स पे, जैसे मैंने लिखा कुछ भी बी सेमीकोलन। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट एफ, फिर मैं यहाँ सिंगल कोट्स में कुछ लिखूंगा कॉमा, यहाँ पर मैं दूंगा अपना वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम है मेरा नेम, जिसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर की वैल्यू को मैं निकाल करके प्रिंट करूंगा। अब नेम के अंदर बी बैठा है और बी किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %C। तो अब इससे मेरा क्या हो जाएगा, सी कर देगा हमारा नेम के अंदर जो बी बैठा है उसको प्रिंट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरे को बी मिल गया है प्रिंट होकर के। अगेन अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ नेम, तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ नेम इक्वल टू, तो इससे मेरा मैसेज रीडेबल हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज समझने की है कि जब भी मैं नेम इक्वल टू बी लिखता हूँ तो जैसा हमने कहा कि कंप्यूटर को तो ये समझ में आता नहीं है कि ABCD क्या है जो कीबोर्ड से हम प्रेस कर रहे हैं, उसको तो इन सब की, इन कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जैसे स्मॉल ए की होती है 97 जो हम पढ़ के आ गए हैं, उसे 97 समझ में आता है। क्वेश्चन इज कि नेम इक्वल टू बी लिखने से क्या बी मेमोरी के अंदर जाता है या कुछ और जाता है। तो इसका सही जो आंसर है कि जब भी हम लिखते हैं नेम, कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल होगा उसके अंदर एक्चुअल में एस्काई वैल्यू जाती है, यानी इंटीजर वैल्यू जाती है कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो आप स्टोर कराना चाहते हो। जब मैंने नेम लिखा था तो मुझको आंसर मिला था बी, जबकि नेम के अंदर मैं कह रहा हूँ कि 98 है। तो ये क्या कंफ्यूजन है, तो एक्चुअल में क्या होता है, आप कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसको हमने पढ़ा कि उसको न्यूमेरिकल रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इससे क्या होता है, जो ये नेम है इसके अंदर है तो 98, लेकिन अगर आप इसको %C से प्रिंट करोगे
तो आपको क्या होगा, 98 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैरेक्टर मिल जाएगा, और 98 के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या था, बी था। तो इसलिए आपको यहाँ आंसर बी मिल रहा है। क्वेश्चन है कि अगर मुझे नेम के अंदर जो 98 है वही प्रिंट कराना है, मुझे कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं कराना, वो कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 98 प्रिंट कराना है, तो मैं क्या प्रिंट कराऊं, मैं कैसे प्रिंट कराऊं? तो उसके लिए क्या करना है मुझे, मैं नेम तो ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर परसेंटाइल सी की जगह कहूंगा परसेंटाइल डी। तो इससे क्या होगा, नेम के अंदर जो इंटीजर वैल्यू है वो मुझको प्रिंट होकर के दिख जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, नेम एक कैरेक्टर वेरिएबल है। अगर मैं उसका आंसर परसेंटाइल सी से प्रिंट कराऊंगा तो मुझे उसके अंदर रखा हुआ जो इंटीजर वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट होगा। और अगर मैं उसको परसेंटाइल डी से प्रिंट कराऊंगा तो मुझे एस्काई वैल्यू मिल जाएगी जो कैरेक्टर मैंने एक्चुअल में स्टोर करा रहा था। ध्यान देने की बात है कि जो इंट, फ्लोट और डबल, ये जो और डेटा टाइप है उनके साथ मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर सही यूज करूंगा। मतलब इंट के लिए परसेंटाइल डी ही यूज करूंगा, फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ, ऐसा नहीं कि फ्लोट के लिए परसेंटाइल डी यूज करूंगा। लेकिन कैर के साथ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं परसेंटाइल सी और परसेंटाइल डी दोनों यूज कर सकता हूँ। हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर कुछ वैल्यू डालेंगे, और हम जो भी कैरेक्टर डालेंगे उसका स्काई वैल्यू हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कैर, कुछ भी हमने ले लिया, ए इक्वल टू, या आप नेम ही देना चाहें वो भी कर सकते हैं, कैर नेम इक्वल टू आप समथिंग कुछ एफ लिख सकते हैं, या हम अभी के लिए बी ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, कैर नेम इक्वल टू भी मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैर नेम एंड देन नेम इक्वल टू, या आप चाहें तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे इंट ए या ए इक्वल टू बी दो लाइन में भी लिख सकते हैं, एक साथ भी। आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, नेम के अंदर परसेंटाइल सी प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे कैरेक्टर ही प्रिंट होगा, मतलब बी प्रिंट होगा। तो देखिए मेरा आंसर बी आ रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ बी नहीं, बी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा आंसर क्या था, 98, बी की स्काई वैल्यू होती है 98, स्मॉल बी की 98, तो वो प्रिंट करना चाहता हूँ 98। तो कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड देन नेम, ताकि नेम के अंदर का मुझे परसेंटाइल डी से स्काई वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाए। बस मुझे ये क्या करना है, अलग अलग लाइन में आंसर प्रिंट करना है, तो मैं स्लैश इन लगा दूंगा सबसे पहले, सी के बाद, ताकि मुझे बी प्रिंट होने के बाद एक नया लाइन में ही अगला आंसर आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरे को बी आंसर प्रिंट हुआ है परसेंटाइल सी से, और परसेंटाइल डी से क्या प्रिंट हुआ है, 98, मतलब बी की स्काई वैल्यू। तो ऐसे ही आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो स्मॉल डी करें, तो आप स्मॉल डी की स्काई वैल्यू अगर आप देखेंगे, आप यहाँ से कर्सर से भी देख सकते हैं 100, तो ये 100 स्काई वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो देखिए 100 स्काई वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ पर 0 लिखते हैं तो क्या प्रिंट होगा, देखते हैं। 0 से मुझे आ रहा है 48। तो जैसा हमने स्काई टेबल में देखा था कि जो 0 है, अगर मैंने किसी भी इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर डिजिट को किसके अंदर लिख दिया, सिंगल कोट्स के अंदर, तो वो मेरा एक कैरेक्टर बन जाएगा। और 0 जो कैरेक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्काई वैल्यू होती है 48। तो मुझे अब 48 प्रिंट होगा परसेंटाइल डी से। और अगर मैं केवल परसेंटाइल सी लिखता हूँ तो मुझको 0 ही प्रिंट होगा, मतलब एज अ कैरेक्टर प्रिंट होगा, जो हमको आंसर दिख भी रहा है। अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रेंजेस जो होती हैं डेटा टाइप की, उसका क्या मतलब है, ये क्या कंसेप्ट है। तो रेंजेस कंसेप्ट से जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ। जैसा आपको पता है कि आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं, और बाइनरी नंबर्स मतलब जो ऐसे नंबर जो कि आपके 0 और 1 से बने हुए हैं। तो क्वेश्चन एक है कि अगर आपको दो प्लेसेस दिए जाए फिल करने के लिए, और आपको बोला जाए कि उनको 0 और 1 से फिल करना है, तो आप कितने तरीकों से, यानी कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन 0-1 से, जो कि आप बना सकते हैं यूजिंग 2 प्लेसेस। तो मेरे पास 4 तरीके हैं जो कि मैं उन 2 प्लेसेस को फिल कर सकता हूँ यूजिंग 0 एंड 1 बिट्स। उसी तरह से अगर मैं कहूँ 3 प्लेसेस आपको दिए जाएं और आपको बोला जाए 0 और 1 से इनको फिल करना है, तो कितने कॉम्बिनेशंस आप जनरेट कर सकते हो। जैसे 2 से आपके 4 थे, ऐसे ही 3 प्लेसेस को आपको 0-1 से फिल करना है। तो मेरे पास 8 तरीके हैं, 0-0-0, 0-0-1 एंड सो ऑन, लास्ट हो जाएगा 1-1-1। 8 तरीके हैं। ऐसे ही अगर 8 प्लेसेस आपको फिल करने के लिए बोला जाए, 5 तरीके होते हैं 256, 0-0-0, देन अगला हो जाएगा 0-0-0, 0-0-0-1 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मेरे पास 32 जगह हैं, मेरे पास होते हैं इतने तरीके। तो ये जो 4 है ये आपका है 2 की पावर 2। उसी तरह से 8 है आपका 2 की पावर 3। 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 एंड सो ऑन। आप लास्ट वाले इस नंबर को लिख सकते हैं 2 की पावर 32। तो अगर आप देखें, मैंने बोला कि 2 प्लेसेस फिल करने थे, तो यानी कि आपके पास 4 तरीके हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं
2 की पावर 2, दैट मीन्स दिस 2। उसी तरह से यहाँ पर ये जो 3 है ये आपका कौन सा है, ये वाला 3। उसी तरह से मैंने कहा 8 जगह भरनी है तो ये 8 यही है, 2 की पावर 8। इससे आप डायरेक्ट आप वेज निकाल सकते हो। क्लियर। अब इस कंसेप्ट को हम देखते हैं कैसे आगे यूज होगा रेंजेस में। पहले पढ़ते हैं इंट डेटा टाइप की रेंज के बारे में। तो रेंज का एक्चुअली मतलब क्या होता है, टोटल अलाउड नंबर्स, मतलब किसी डेटा टाइप के अंदर कितने नंबर्स आप रख सकते हैं। तो जैसे आप लिखते हैं इंट a इक्वल टू 10, फिर कभी आप उस a के अंदर 100 डाल देते हैं, तो ऐसे करके आप उसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। नाउ अगर आप a के अंदर कुछ नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 9 8 7, ऐसे करके कितना बड़ा नंबर आप दे सकते हैं, ये सब समझने के लिए आपको इस रेंज कंसेप्ट को समझना होता है। तो अगर हम ये देखें कि इंट हमें पता है 4 बाइट का होता है, 4 बाइट मतलब 4 इंटू 8 बिट्स। 8 बिट्स कहाँ से आया, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, तो 32 बिट्स हो गया 4 बाइट्स में। अब अगर आप इस 32 को 2 की पावर 32 बोलें, मतलब इस 32 से आप कॉम्बिनेशन बनाएं, कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 32, जो अभी हम समझ के आए हैं। तो ये 2 की पावर 32 होता है ये नंबर। इसका मतलब क्या है, आप 32 टाइम्स 0 0 0 0 0 लिखें, यानी आपके पास 32 प्लेसेस हैं और आपको उनको 0 1 से फिल करना है, तो आप 32 टाइम्स 0 लिखते हैं। फिर अगेन और तरीके क्या हैं जो अभी हमने पढ़े थे, 0 0 0 1, फिर लास्ट में था 1 0 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जब सारे सारे आपके 1 बन जाएंगे। तो अब ये जो है आपका, ये है आपका 0, ये है आपका 1, 1 मतलब ये डेसिमल में 1 है। ऐसे आपका जो ये है आपका, ये जो बाइनरी में आपको लिखा गया है सारे 0 और फिर 0 1 0, ये आपका है 2 एंड सो ऑन। आपको जो लास्ट नंबर दिख रहा है ये है आपका 4294 एंड सो ऑन 295। दैट मीन्स आपके जो इंट है 32 बिट्स का है, तो उसके अंदर आपके कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, इतने। आपके ये 6 लास्ट में इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने 0 को भी इंक्लूड किया है। ये आपके इतने नंबर्स हैं, इतने टोटल नंबर्स हैं, और 0 को मिलाकर के टोटल काउंट हो गया इतना। तो ये 4 बाइट्स तो इंट का क्या है, साइज। अब इसी साइज से आपने ये नंबर निकाला है, इस नंबर से ही आपकी रेंज जो ये दिख रही है निकली है। और इसका क्या मतलब है, तो अगर आप इस नंबर को हाफ कर दें, दैट मीन्स इस नंबर को अगर माने x, तो अगर मैं x बाई 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यही मिलेगा। दैट मीन्स ये नंबर, दैट मीन्स 2147 से लेकर के 648, ये एक नंबर मिलेगा। तो अब क्या होता है, मतलब मैंने इसको आधा कर दिया, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करूं तो क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ लिखूं 0, इधर 1, इधर 2 एंड सो ऑन, तो मैं लास्ट में लिखूं 2147 एंड सो ऑन 647, दैट मीन्स दिस वन। तो ये क्या है आपका, ये है आपका 2 की पावर 31 माइनस 1। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें 2 की पावर 31 माइनस 1, तो आपको यही नंबर मिलेगा। नंबर लाइन के इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो लास्ट में अगर आप यहाँ पर नंबर लिखते हैं, आप ये लिखें -2 ऑफ 147 सो ऑन 648, तो दिस इज योर लास्ट नंबर। और ये क्या है आपका, नेगेटिव ऑफ 2 की पावर 31। क्लियर। तो माइनस ऑफ 2 की पावर 31 ये आपका मिलता है, और ये उससे एक कम है, और ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। तो रेंज का एक्चुअल में मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हैं इंट ए, तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स अलाउड हैं वो आपको रेंज बताता है। तो अगर आप इंट ए लिखोगे तो आपका इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक के सारे के बीच के सभी नंबर्स आप इस इंट ए के अंदर डाल सकते हो। मतलब अगर आप इंट ए इक्वल टू 10 लिखते हो, क्योंकि 10 इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के सभी नंबर्स के बीच में आ रहा है, मतलब 10 तो आपको यहाँ दिखता है, तो ये नंबर अलाउड है। ए के अंदर ये आराम से 32 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ए का साइज कितना है, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स, तो 10 आपका 32 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही रेंज में आता है, इंट डेटा टाइप की रेंज में आता है। ऐसे ही अगर आप a इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर लिखते हैं -500, तो आपको पता है कि
इस -1 से लेकर के इस बड़े माइनस नेगेटिव नंबर के बीच में ही क्या आता है आपका -500। तो यानी कि -500 इस रेंज के अंदर ही आता है। तो ये नंबर आराम से ए के अंदर फिट हो जाएगा 32 बिट्स में। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू इस पॉइंट से बाहर का कोई नंबर, इस पॉइंट से बाहर का कोई नंबर क्या होगा 2 1 4 7 एंड फिर आप लिखते लिखते आप 6 4 8 लिख देंगे। दैट मीन्स 2 की पावर 31 -1 से बड़ा नंबर क्या होगा 2 की पावर 31, जो कि ये वाला नंबर होगा। अब ये वाला नंबर ए के अंदर फिट नहीं हो पाएगा। इसका क्या मतलब है वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए समझिए कि ये नंबर जो है ये 32 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है 32 बिट्स में ये ए वेरिएबल इस नंबर को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। क्लियर? उसी तरह से अगर आप इस नेगेटिव नंबर से अगला वाला नंबर क्या होगा नेगेटिव ऑफ सेम दिस, लेकिन लास्ट में 49 आ जाएगा। तो वो नंबर अगर आप नेगेटिव वाला इस ए के अंदर डालोगे तो क्या होगा आपका आंसर ठीक नहीं आएगा जब आप उस प्रोग्राम को रन करोगे। तो रेंज का मतलब ये है कि जो भी अलाउड नंबर्स हैं किसी डेटा टाइप के लिए उस रेंज को, उस टोटल नंबर्स को हम कहते हैं कि ये इस किसी डेटा टाइप की रेंज है। और ये टोटल कितने नंबर्स हैं अगर आप यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करें कि 1 2 3 4 करके लास्ट वाला नंबर इसे काउंट करें तो इतने नंबर हुए, 0 मिला दिया तो टोटल कितने नंबर हुए आपका इतना काउंटिंग +1। अगर आप -1 से इधर तक काउंट करें तो कितना काउंटिंग होगा 2 1 4 7 समथिंग 6 4 8 इतना नंबर। इधर आपका सेम यही काउंटिंग इधर भी आएगा क्योंकि नंबर्स तो उतने ही हैं। तो दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 6 4 8, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। दैट मीन्स टोटल जो नंबर्स की काउंटिंग है कितने नंबर आ सकते हैं वो इतने नंबर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपने ये इंट ए लिखा है ये इंट ए के आगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक चीज लिखी है, यहाँ पर लिखा है साइंड इंट ए। दैट मीन्स यहाँ पर साइंड बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप लिखें तो भी ठीक, नहीं लिखें तो भी ठीक। अभी साइंड क्या होता है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपको सेम इंट डेटा टाइप के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पर बोला है अनसाइंड। ये एक इंट का दूसरा वर्जन है। मतलब जब आप इंट ए लिखते हो तो यहाँ पर क्या लिखा होता है साइंड। दैट मीन्स ये लाइन साइंड इंट ए, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वलेंट है, यानी यहाँ साइंड बाय डिफॉल्ट पहले से होता है। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल के आगे लिख देते हैं अनसाइंड, ये वर्ड यूज कर देते हैं तो ये लाइन और ये लाइन अलग हैं। मतलब ये डिक्लेरेशंस और ये डिक्लेरेशंस अलग अलग हैं। तो अनसाइंड का मतलब क्या होता है, अनसाइंड का मतलब ये होता है कि इस एक के अंदर केवल और केवल ओनली पॉजिटिव नंबर ही आप रख सकते हो, नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते हो। जैसा हमने पहले देखा था कि जो साइंड इंट ए है साइंड वाला, उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन जो ये अनसाइंड इंट ए है इस ए डेटा टाइप के अंदर है ये इंट ही, यानी इंटीजर नंबर आएंगे, लेकिन आपके केवल पॉजिटिव नंबर ही स्टोर हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे कौन कौन से नंबर स्टोर हो सकते हैं, 0 से लेकर के इस नंबर तक स्टोर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में देखूँ तो ये 0 है, ये 1 2 एंड सो ऑन करूँ तो मुझे कहीं लास्ट में जाकर के मिलेगा 429 समथिंग 295, ये टोटल नंबर। और ये क्या है आपका 2 की पावर 31 -1। अगेन इंट मेरा अभी भी 4 बाइट्स का ही रहेगा, यानी 32 बिट्स का ही रहेगा, और 32 बिट्स से इतने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यानी कि ये सब नंबर्स, ये सभी नंबर्स आपके 32 बिट्स के ही हैं। और ये टोटल नंबर की अगर आप काउंटिंग करें तो वो काउंटिंग आपको कितनी मिलेगी, आपको इतनी मिलेगी जो ये नंबर आपको दिख रहा है। तो एक्चुअल में जो अनसाइंड इंट और साइंड इंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इतना है, साइंड में क्या हो रहा था, जो आपका नेगेटिव वाले जो नंबर्स थे वो कुछ पार्ट ले रहे थे। अनसाइंड में क्या हुआ, नेगेटिव वाले तो अब नहीं आएंगे, तो यहाँ के जो भी सारे नंबर्स की जितनी भी एक तरह से कहें काउंटिंग है वो सब इधर की तरफ आ गई, और वो सभी पॉजिटिव नंबर्स को एक तरह से कॉपरेट करने लग गए। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया,
नंबर्स की काउंटिंग उतनी ही रही, बस ये बोल दिया गया कि नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, केवल पॉजिटिव आएंगे। तो यानी कि इसमें सबसे छोटा नंबर अनसाइंड इंट ए में है, वो आप 0 रख सकते हैं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप इंट ए इक्वल टू 10 लिखोगे, 10 तो इसी रेंज के बीच में आता है, इस नंबर से इस नंबर के बीच में, तो ये आराम से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्रिंट करोगे ए को तो 10 ही मिलेगा। उसी तरह से आप ए के अंदर अगर आप कुछ भी लेट से 2 9 4 8 ये नंबर देते हो, तो 2948 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज में आता है, मतलब 0 से लेकर के इस नंबर के बीच में ही आता है। तो इसका आंसर भी मुझे, अगर मैं प्रिंट ए करूँ तो मुझे यही मिलेगा 2948। लेकिन अगर आप ए इक्वल टू इस पॉइंट से यानी इस नंबर से बाहर का कोई नंबर दे देंगे, मान लेते वो नंबर हमारा x है, तो अगर आप यहाँ पर x लिखोगे, मतलब वो जो नंबर होगा 429296 सबसे लास्ट वाला, वो नंबर दोगे ए के अंदर, तो आप प्रिंट ए करोगे तो आपको वो नंबर नहीं मिलेगा, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, आपको कुछ और ही आंसर मिलेगा। अनसाइंड नंबर हम यूज क्यों करते हैं? साइंड नंबर जो हमने समझा कि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। अनसाइंड नंबर मतलब कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते हैं, तो केवल पॉजिटिव नंबर ही आ सकते हैं अनसाइंड नंबर्स के अंदर। तो अनसाइंड नंबर मतलब अगर मैं कभी ये लिख देता हूँ कि अनसाइंड इंट ए, और ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो इस वेरिएबल को मैं क्यों यूज करूंगा जबकि मेरे पास नॉर्मल इंट ए है। इंट ए का मतलब, या मैं बोलूँ इंट ए या साइंड इंट ए, एक ही बात है। तो जैसा आपको पहले पता है कि साइंड में क्या है, आपके पास 0 से लेकर के कुछ इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, यानी कि टोटल आपके पास 2 की पावर 32 ही नंबर्स हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पर भी क्या है, आपके पास है तो 2 की पावर 32 नंबर्स, लेकिन आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स की जो काउंटिंग है वो आपकी ज़्यादा है। क्लियर? तो अगर आपको फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है और उसमें आपको काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, या आपको ट्रैक रखना है कि कितने करंट स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, तो आपको पता है कि किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स आपके हो सकते हैं फॉर एग्जांपल 100 या 200, 500 या 5000। का मतलब है केवल पॉजिटिव लोग ही या पॉजिटिव काउंट ही होगा स्टूडेंट्स का किसी कॉलेज में, नेगेटिव काउंट तो नहीं हो सकता। आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि किसी कॉलेज में -10 स्टूडेंट्स हैं या -20 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट? तो जब आपको पहले से पता है कि आपके प्रोग्राम में कभी भी नेगेटिव डेटा तो आएगा ही नहीं, नेगेटिव बच्चे तो आ ही नहीं सकते हैं, नेगेटिव काउंट तो आएगा ही नहीं, तो ऐसी जगह पर अगर आपको कोई काउंट रखना है तो आपको जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे इंट तरह का, उसको आप डिक्लेयर करोगे अनसाइंड तरह का। अगर आप साइंड तरह का करते हो, कर तो सकते हो, कंपाइलर मना नहीं करेगा, लेकिन उसका हमें ज़्यादा फायदा नहीं है साइंड लेने का। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके पास ए में आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको 2 की पावर 32 माइनस 1, उससे उसके अंदर, मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं पर आपको ये बोल सकते हैं 2 की पावर 31 माइनस 1 कहीं यहाँ पर होगा, करेक्ट? अगर आपको कोई इसके बीच का नंबर, इसके बाद का नंबर कह सकते हैं 2 की पावर 31 माइनस 1 से बड़ा नंबर कोई स्टोर करना है, क्योंकि आपके इतने बच्चे हो चुके हैं, 4 समथिंग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर हो चुके हैं, और वो आप इसके अंदर स्टोर करना चाहें अनसाइंड इंट ए के अंदर, तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अनसाइंड इंट ए की रेंज बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव नंबर्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं, इतने तक 2 की पावर 32 माइनस 1 तक। लेकिन अगर आपने साइंड इंट ए यूज़ किया है और आप इस ए के अंदर इतने से ज़्यादा नंबर, मतलब 2 की पावर 31 माइनस 1 से ज़्यादा नंबर स्टोर करना चाहते हैं, मतलब इतना बड़ा कुछ 2 की पावर 31 माइनस 1 प्लस 100, तो ये नंबर्स इस रेंज के अंदर तो आता ही नहीं है, इस रेंज के अंदर तो आता ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो यहीं खत्म हो जाते हैं। तो क्या होगा, साइन इंट ए से इस ए के अंदर कुछ गड़बड़ आंसर चला जाएगा, या आपका ठीक से डेटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो आपकी काउंटिंग गलत जाएगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब आपको पता है कि इंट तरह का डेटा आएगा और कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते हैं, तो आप अनसाइंड डेटा टाइप को यूज कर लीजिए, ताकि आपको रेंज भी ज़्यादा मिल जाए और पॉजिटिव नंबर्स की रेंज से आपको फ़ायदा हो जाए। तो जैसे हमने पढ़ा अभी इंट की डेटा टाइप का क्या रेंज होता है, उसी तरह से कैर डेटा टाइप भी हमारे पास होता है। हमें पता है कि कैर डेटा टाइप 1 बाइट का होता है, मतलब 1 बिट। तो 8 बिट्स में हम 2 की पावर 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 की पावर 56 टोटल अलाउड वैल्यूज हमारे कैर डेटा टाइप के अंदर आ सकती हैं। तो जैसे हमने देखा था कि इस रेंज
तो सेम अगर आप 256 को हाफ करें तो आपको मिलेगा 128। तो आपके कैर डेटा टाइप के अंदर -127 से +127 के अंदर के ही नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप +127 से बाहर वाला नंबर यानी 128, 129 अगर स्टोर करना चाहें किसी कैर वेरिएबल के अंदर तो वो आपको कुछ गड़बड़ी मिलेगी, आंसर ठीक नहीं मिलेगा। उसी तरह से इसके बाहर के नंबर भी आपको कुछ गड़बड़ डेटा दे देंगे। इसके आगे भी साइन बाय डिफॉल्ट होता है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी आपकी मर्जी है। अगर आपके पास अनसाइंड कैर है, अनसाइंड कैर मतलब जिसके अंदर केवल पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि आपकी रेंज ऑफ नंबर्स तो उतने ही है, 256 ही हैं, लेकिन अब आपके रेंज पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ गई है। दैट मीन्स आप 0 से लेकर 255 के नंबर सेफली स्टोर कर सकते हैं किसी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जो कि अनसाइंड तरह का होगा। क्लियर? तो सेम आप अनसाइंड कैरेक्टर वेरिएबल को लिख सकते हैं अनसाइंड कैर और जो भी आप नाम देना चाहें। जैसे हमने पढ़ा था कि फ्लोट डेटा टाइप हमारा 4 बाइट का होता है, यानी कि 32 बिट्स का। तो दैट मीन्स इतनी अलाउड वैल्यूज होती हैं फ्लोट के अंदर। डबल आपका 8 बाइट्स का है, यानी कि 2 की पावर 64 इसमें अलाउड वैल्यूज होती हैं। तो दैट मीन्स फ्लोट के अंदर आपके कम नंबर आएंगे और डबल के अंदर ज़्यादा नंबर्स आ सकते हैं, उनकी रेंज ज़्यादा है, उनके अंदर जो टोटल अलाउड वैल्यूज हैं डबल के अंदर वो ज़्यादा है विद कंपेरिजन टू फ्लोट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रेंज लिखी हुई है आपके फ्लोट की और डबल की। नाउ फ्लोट डेटा टाइप का जो प्रिसीशन है वो होता है 7 डेसिमल डिजिट का और डबल का ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपको रेंज भी कम प्रिसीशन भी कम तो आप फ्लोट यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी रेंज फ्लोट के अंदर नहीं आ पा रही है तो आपको डबल ही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपका ऐसा है कि आपका 2 की पावर 32 से कम नंबर्स ही चाहिए लेकिन आपको प्रिसीशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप डबल यूज़ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि हमारी क्या यूज़ केस है, हमें कहाँ पर यूज़ करना है कौन सा डेटा टाइप, वो हमारा उस पर डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये उसका समरी है। ये जो टेबल हमें दिखा रहा है कि अलग अलग डेटा टाइप बता रहा है। जो मैंने रेड में दिखाया है जो हम मेनली डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये इनके साइजेस बता रहा है। फिर हमने जो रेंजेस पढ़ी हैं वो बता रहा है और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि हम उस डेटा टाइप का वेरिएबल प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें जो हमारा कैर डेटा टाइप है वो अगेन 1 बाइट का है, इंट 4, फ्लोट 4 और डबल 8 बाइट का। इंट जिसके साथ हम साइंड यूज़ कर सकते हैं, अनसाइंड यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से कैर के साथ भी साइंड अनसाइंड। अगेन फ्लोट और डबल इनके साथ हम ये साइंड अनसाइंड ये यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जो हमें और चीज़ दिख रही है ये शॉर्ट और ये कैन से आपको लॉन्ग भी दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? तो इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। तो एक्चुअल में मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक तरह से कह सकते हैं ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे किसी डेटा टाइप की रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, रेंज या साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब मॉडिफाई करते हैं, जो कुछ चेंज करते हैं। दूसरा जो मॉडिफायर्स काम करते हैं, जो ये कीवर्ड्स काम करते हैं, वो क्या करते हैं? ये भी बताते हैं कि कोई वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अभी हमने साइंड अनसाइंड पढ़ा था, ये एक्चुअली मॉडिफायर्स ही होते हैं। ये मॉडिफायर्स हमें क्या बताते हैं? ये साइन बताते हैं। मॉडिफायर क्यों कहा? क्योंकि देखिए अगर आप इंट ए लिखते हैं तो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस ए की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर केवल पॉजिटिव नंबर ही आए, तो मैं इसके आगे अनसाइंड कीवर्ड यू ऐड कर दूंगा। तो इससे ए की प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो गई, चेंज हो गई कि ए के अंदर केवल पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। अगर मैं इसके जगह साइंड लिख देता हूँ तो इसका मतलब ए की प्रॉपर्टी फिर से मॉडिफाई हो गई कि इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आ सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग ये मेरे पास दूसरे मॉडिफायर्स हैं। ये मॉडिफाई क्या करते हैं? मेरे किसी डेटा टाइप की रेंज या साइज इनको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा तो शॉर्ट का मतलब है थोड़ा छोटा कर रहे हैं किसी साइज को, और लॉन्ग मतलब किसी को बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर ये एल छोटा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो अगर हम समरी में देखें हमारे पास कैर, इंट, डबल ये हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो साइंड और अनसाइंड इनके साथ यूज होता है। लेकिन इंट के साथ हम शॉर्ट और लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, और साइंड अनसाइंड शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। तो कैर में हम शॉर्ट लॉन्ग यूज नहीं करेंगे। डबल के साथ हम केवल लॉन्ग ही यूज करते हैं। डेटा टाइप होता है
उसके साथ हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो इस टेबल में हमने देखा कि यहाँ पर हमारा इंट के साथ हमने लॉन्ग यूज किया है, फिर हमने लॉन्ग के साथ साइंड भी यूज किया है। तो अगर यहाँ देखें साइंड लॉन्ग लिखें या लॉन्ग इंट लिखें, एक ही बात है। इंट 4 बाइट्स का था, अगर आप यहाँ देखें लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो अब मेरा इंट 8 बाइट का हो गया है। नॉर्मल जो इंट मेरा 4 बाइट का था वो 8 बाइट का हो गया है। मैंने यहाँ 4 डिक्लेरेशंस लिखी हैं, इंट ए, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, इंट ए। तो इंट ए मेरा 4 बाइट का है, मतलब अगर मैं इंट ए लिखता हूँ तो 4 बाइट्स तक का डेटा मेरा ए में आ सकता है। शॉर्ट इंट ए लिखने से क्या हो गया, इंट का साइज छोटा हो गया, वो कितना बाइट का बन गया, 2 बाइट का। करेक्ट। लॉन्ग इंट ए लिखने से मेरा वो 4 बाइट का ही बन गया है, मतलब इन कंपेरिजन टू शॉर्ट का हूँ तो वो मेरा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। करेक्ट। लॉन्ग लॉन्ग इंट ए लिखूंगा तो और बड़ा बन जाएगा, 4 से वो बन जाएगा 8 बाइट का। डेट मीन्स ये जो मेरा ए लिखा है यहाँ पर, उसके अंदर 8 बाइट्स का डेटा आ सकता है। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, रेंज भी बढ़ जाएगी, इस साइज से मेरी रेंज भी बढ़ जाएगी। उसी तरफ मैं दूसरी तरफ देखूं तो अनसाइंड इंट ए लिखने से मेरा कोई भी साइज में चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स वो उतना ही रहेगा। उसी तरह से अनसाइंड शॉर्ट इंट ए लिखूं तो भी मेरा साइज उतना ही रहेगा जितना शॉर्ट इंट ए का है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अनसाइंड वाले जो ये आपके पास मॉडिफायर होते हैं ये साइज में चेंज नहीं करते हैं, ये क्या बताते हैं कि नंबर्स किस तरह के आ सकते हैं। तो जैसा इंट ए लिखा तो मेरा ए के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन इंट ए के आगे अनसाइंड, इससे क्या होगा, केवल इसके अंदर पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, बाकी जगह उतनी ही रहेगी 4 बाइट्स। उसी तरह से ये अनसाइंड शॉर्ट इंट के साथ भी हुआ कि नंबर्स उतने ही आएंगे, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ जाएगा, एंड सो ऑन फॉर अदर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने वैसे देखा है कि हम बहुत यूज कर रहे हैं। अब ये होते क्या हैं एक्चुअल में, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें बताते हैं कि जो हमारा डेटा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं या अपने प्रोग्राम में डाल रहे हैं, या जो भी आंसर हमको प्रिंट होकर के मिल रहा है, वो इनपुट या आउटपुट किस फॉर्मेट में मुझको चाहिए। यानी कि जैसे मैं प्रिंट करा रहा था अपने प्रोग्राम में कुछ भी चीज़, सब फॉर एग्जांपल इंट प्रिंट करा रहा था या कोई भी फ्लोट वेरिएबल प्रिंट करा रहा था, तो मैं कैसे करा रहा था, इंट को मैं परसेंटाइल डी से करा रहा था। मतलब मुझे इंट तरह का अगर डेटा स्क्रीन पर चाहिए या इंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझको बोलना है कि मैं परसेंटाइल डी फॉर्मेट में कराऊंगा। उसी तरह से फ्लोट वाले को बोलूंगा कि परसेंटाइल एफ से ही कराऊंगा। तो यानी कि हर तरह के डेटा टाइप के लिए प्रिंट कराने के लिए मेरे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। उसी तरह से हम आगे वीडियो में देखेंगे, जब मैं यूजर से कोई डेटा मांगूंगा, अभी तो हम इंट ए इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम में कोई बाहर से कोई व्यक्ति जो भी उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है वो खुद कोई वैल्यू दे, तो उसके लिए मैं स्कैनफ यूज करूंगा, उसमें भी हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। नाउ अब तक आपने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, अलग अलग तरह के मॉडिफायर्स क्या होते हैं, साइज क्या होता है, रेंज क्या होता है, कौन कौन सी वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर। अब एक क्वेश्चन है कि अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर उसकी रेंज से बाहर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो, स्टोर करते हो, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। इंट की बात करूं तो ये अनसाइंड इंट की रेंज ये है। अब अगर मैंने ये प्रोग्राम दिया कि ए के अंदर एक बड़ा नंबर दे दिया इस रेंज से, यानी इससे जस्ट एक बड़ा नंबर, तो ए के अंदर क्या प्रिंट होके आएगा, यानी कि इस लाइन से प्रिंटफ से क्या आउटपुट आएगा। या मैंने अनसाइंड इंट ए के अंदर ये नंबर दे दिया, या मैंने -1 दिया, ये सभी जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सभी नंबर्स आउट ऑफ रेंज हैं, किसके, इस अनसाइंड के अंदर नहीं आ सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में अनसाइंड इंट ए इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती। उसके ला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर 0 आंसर मिल रहा है। तो जो भी अनसाइंड इंट ए है उसके लिए मुझको परसेंटाइल डी यूज नहीं करना है, मुझे यू यूज करना है। अगर मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है, 429 समथिंग 65 आ रहा है। तो इसके रीजन को समझते हैं। तो ये जो अगर मैं इस अनसाइंड की रेंज को अगर मैं नंबर लाइन में देखूं तो ये 0 से लेकर के ये इस बड़े नंबर तक है, और ये नंबर मेरा क्या है 2 की पावर 32 -1। क्लियर। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 32 -1, और इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख सकता हूँ 4294, और इसकी और डिजिट है लास्ट में 295। करेक्ट।
नाउ जब मैंने ये वाला नंबर दिया, ये नंबर क्या है, इसके जस्ट अगला वाला नंबर, तो क्या होता है, ये नंबर तो रिप्रेजेंट हो नहीं सकता है अनसाइंड इंट ए के अंदर, तो कंपाइलर इसको सर्कुलरली रोटेट कर देता है और वो क्या करता है, जो ये वाला अगला नंबर था, दिस नंबर, दैट मीन्स दिस नंबर, इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है इस जीरो में। दैट मीन्स वो जो भी आप डेटा टाइप से बाहर कोई नंबर दे देंगे, रेंज से बाहर कोई नंबर दे देंगे, वो उसको फिर से खींच करके कहाँ ले आएगा, रेंज के अंदर, और उसको सर्कुलरली रोटेट करके आपको ये दे देगा आंसर जीरो। इसलिए आपका इसका आंसर जीरो आ रहा था। नाउ अगर आपने ये नंबर दिया, ये नंबर एक और ज़्यादा है, मतलब ये एक नंबर बाहर है, तो अब ये क्या करेगा, इसको तो इसने रोटेट किया इस जीरो पर, इस वाले नंबर को ये रोटेट कर देगा कहाँ पर, इस जगह पर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या था, वन, तो ये अगर हम इसको देखें, ये यहाँ पर है वन, तो ये इसको वन दे देगा। तो अगर मैं आपसे अगला पूछूं, अगर अगला एक और नंबर बढ़ा के दिया, मतलब 298 नंबर दिया, तो क्या आंसर आएगा, तो ये रोटेट करके फिर से आएगा, यहाँ पर 2 दे देगा आपको, एंड सो ऑन। तो डेट मीन्स सर्कुलरली रोटेट कर देगा आपका आंसर और आपका उस रेंज में आंसर दे देगा। बट कहने की मतलब ये है कि आपने अगर ये दिया है तो आपको तो ये मिलना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर तो रोटेट होके आ रहा है, तो कंपाइलर गलती नहीं देगा, आंसर आपको दे देगा। तो इसलिए आपको हमेशा खुद ध्यान देना चाहिए कि आप डेटा टाइप ठीक यूज करें और उसके अंदर डेटा ठीक डालें। अगर आपने मिसमैच कर दिया कुछ डेटा का और डेटा टाइप ठीक नहीं दिया, तो आपके प्रोग्राम में आगे आके आंसर गलत आने लग जाएंगे। अब ये अगर -1 दिया तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, तो मैंने देखा था कि मेरा कुछ 295 आ रहा था और वो पॉजिटिव नंबर आ रहा था। तो वो क्यों आ रहा था, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो देखिए अनसाइंड में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ, इसने इसको बदल करके ये +295 वाला आंसर दे दिया। तो हम ये बस ये कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, तो कुछ पॉजिटिव नंबर भी मेरा आंसर आ सकता है। अब वो मुझे क्या आंसर आएगा उसकी वैसे एक छोटी सी ट्रिक होती है, लेकिन अगर आप उसको नहीं भी जाने तो भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे बस ये पूछेगा कि यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो आपको उसको यही बताना है कि इस रेंज के अंदर ही आपका नंबर आ जाएगा। करेक्ट। उसी तरह से अगर आपका साइंड डेटा है, साइंड इंट है, तो उसकी रेंज तो ये है, और आप अगर कुछ गलत नंबर दे दें, गलत नंबर मतलब रेंज से बाहर, जैसे आपने ये पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन आपने इस रेंज के बाहर नंबर दिया है, उसी तरह से आपने ये नंबर दिया है एंड उसी तरह से आपने ये नंबर दिया है, तो आपका क्या आंसर आएगा। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें जो हमने पीछे देखा था, तो हमारा आंसर इसमें भी सर्कुलरली रोटेट होकर के आएगा। तो आंसर देखिए क्या आता है, मेरा आंसर आया माइनस ऑफ समथिंग और 8, मतलब ये पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है, ये मेरा नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, अगेन इसका रीजन भी वही है, सर्कुलरली रोटेट होकर के। अगर मैं इसके आगे एक 9 दे दूं तो फिर से मेरा आंसर आया कुछ नेगेटिव में आया और ये 7 आया, मेरा 0 है, ये मेरा ये वाला नंबर है यहाँ पर, और ये नेगेटिव नंबर मेरा लेट से इस रेंज में है। क्लियर। मैंने ये नंबर दिया है पॉजिटिव नेक्स्ट वाला ये, तो अगर आप सर्कुलरली रोटेट करें तो ये आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा और आपको ये नंबर इसी रेंज में ला करके ये वाला दे देगा, यानी पॉजिटिव से अब मेरा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो इसलिए मेरा आंसर आ रहा था माइनस ऑफ ये वाला नंबर जो आपने ये देखा है, तो -2147 और लास्ट में 8, यानी कि वो नेगेटिव लग के आ गया था। उसी तरह से अगर आपने यहाँ 9 दिया है तो ये मेरा इसका आंसर आता। उसी तरह से आपने ये वाला नंबर दिया था, दैट मीन्स ये वाला, तो हुआ क्या था, यहाँ से ये नंबर घूम करके आया और इसने यहाँ पर आपको ये वाला नंबर दे दिया। इसके आगे क्या लिखा था, इससे एक जस्ट कम, इससे एक जस्ट कम मतलब -2147 समथिंग समथिंग 64, ये आपका 8 है तो ये आपका 7 है। तो ये वाला आपका आंसर आ रहा था इस वाले डेटा के लिए। एंड उसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव आपको दे दिया तो क्या आंसर आएगा। तो अगर अब इस नेगेटिव का भी क्या होता है, ये नेगेटिव भी आपका इससे बाहर है, मतलब यहाँ पर आपका कहीं पर आएगा, यानी जस्ट एक बड़ा नंबर। तो इसमें भी क्या होगा, ये घूम करके ये पॉजिटिव की तरफ खिसक जाएगा, मतलब ये वाला नंबर आपका सर्कुलरली रोटेट हो जाएगा। तो ये आपका नंबर जाएगा इससे और ये कहाँ जाएगा, रेंज के अंदर आएगा, मतलब ये लास्ट नंबर को आपको दे देगा। इस तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने कैर में यूज़ किया है अनसाइंड, अनसाइंड मतलब 0 से 255 तक की ही एसकाई वैल्यू या डेटा स्टोर हो सकता है। तो अगर मैंने इस 0 से 255 इस रेंज के बाहर का कोई नंबर ये दिया,
दैट मीन्स 256। तो मेरा क्या आंसर आएगा? तो अगेन इसमें भी आप सर्कुलर रोटेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स 256 का आंसर क्या आएगा? इस 256 का आंसर क्या आएगा? अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको फिर से ये 0 दे देगा, और मैंने इस कैरेक्टर को परसेंटाइल डी से प्रिंट किया तो मेरा आंसर 0 आएगा। अनसाइंड कैर ए में अगर आप -1 लिखते हैं, यानी कि अनसाइंड कैर इक्वल टू -1, तो आपको परसेंटाइल डी से क्या आंसर आएगा वो भी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने यहाँ -1 दिया, दैट मीन्स ये 0 वाली इस रेंज से तो बाहर है, तो आप -1 देंगे तो सर्कुलरली रोटेट होकर के वो फिर से आपको पॉजिटिव की तरफ घुमा देगा, अब इधर घुमा देगा। दैट मीन्स अब आपका आंसर आएगा 255। तो अगेन आप ये अपने आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आप साइंड कैर के लिए भी देख सकते हैं कि अगर आप मैंने ये इनपुट दिए हैं 128, 30 -129 जो कि इस रेंज से बाहर हैं, तो मेरा क्या आंसर आ सकता है? तो मेरा उसी कंसेप्ट से 128 क्या हो जाएगा, ये बाहर है तो 128 घूम करके आएगा मेरा इस नेगेटिव के पास, क्योंकि ये मेरी एक्चुअल में रेंज है। तो मेरा आंसर आएगा -128, इससे मेरा आएगा -128। अगर आप 130 कहेंगे तो आपका आंसर आएगा -126। ना -129 अगर आप ए के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? अगेन ये जस्ट रेंज से एक बाहर है, तो ये आप पॉजिटिव की लास्ट रेंज में चला जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा +127। यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर कैर इक्वल टू 128 लिखा है तो आपका आंसर आ रहा था -128। तो अगर आप इसको परसेंटाइल डी से प्रिंट कराएंगे तब तो आपका यही आएगा, लेकिन अगर आप परसेंटाइल सी कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? तो जैसा आपको पता है कि ए में आपने कैर ए इक्वल टू 128 लिखा, तो एक्चुअल में वो गया क्या? -128, -128। तो अगर आपने परसेंटाइल सी से प्रिंट कराओगे या परसेंटाइल डी से प्रिंट कराओगे तो आंसर तो अलग आएगा। परसेंटाइल डी से तो यही आएगा -128। परसेंटाइल सी से क्या आएगा? -128 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कुछ कैरेक्टर होगा, अब वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है आपका कंप्यूटर -128 को किसी कैरेक्टर फॉर्म में, तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल आंसर आ जाएगा, यानी अनप्रिडिक्टेबल कोई कैरेक्टर स्क्रीन पर आ जाएगा। हम अगर 128 दें तो हमारा क्या आंसर आएगा? हम वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटाइल डी से ही करते हैं और ए को प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए, तो मेरा आया -128 जैसा हमने डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पर 130 देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? -126। अगर आप कंसेप्ट से देखें तो यही आंसर आएगा। अब अगर मैं अनसाइंड लिख देता हूँ, अनसाइंड कैर ए, अब अनसाइंड कैर ए है, ठीक है। अभी मैं परसेंटाइल डी से ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या आंसर आएगा। मेरा आंसर आया 130। वो इसलिए आया क्योंकि कैर ए अगर अनसाइंड है तो उसकी रेंज तो 0 से 256 तक होती है, सॉरी 0 से 255 तक होती है। 130 अगर मैं अनसाइंड में रेंज से बाहर 256 देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 0। दैट मीन्स वो क्या हुआ, 0 से 255 तक रेंज थी, 256 थी है तो घूम करके 0 के पास आ गया। तो ऐसे ही आप और वैल्यूज़ के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें सी से प्रिंट कराऊँ तो देखिए क्या आएगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कुछ भी मतलब नहीं आ रहा है, या कुछ भी चीज़ ऐसी जो कि आपको खुद भी नहीं पता है। अगर आप यहाँ पर कुछ और बड़ा नंबर दे देते हैं, लेट्स से 6, 7, 8, और आप यहाँ परसेंटाइल सी से प्रिंट कराएंगे तो देखिए कुछ गिब्रिश कैरेक्टर्स आ रहा है, कुछ मिक्सचर आ रहा है, कुछ कैरेक्टर आ रहा है जो आपको भी नहीं पता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वो मेमोरी में जाते हैं, क्या उनका रेंज का मतलब होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो अब इस सारी नॉलेज के साथ आप सी प्रोग्राम को अब आगे समझेंगे और बनाएंगे तो आपको बेसिक फाउंडेशन आपका बिल्डअप हो चुका है। अब आपको आगे आने वाली चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे आपके क्वेश्चंस का पता चले और मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उनका आंसर दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।